ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग देखेंगे प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इसमें जो हम लोग मेजर जो देखेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर आज देखेंगे और उसके बाद सेकेंडरी का ओवरव्यू थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और बाकी जो रेस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं, ठीक है, डिटेल में, जैसे रामाचंद्रन प्लॉट और बाकी चीज़ें, उसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बस हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे और कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल देखेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिटेल देखेंगे और इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो एक तरीके का लीनियर सीक्वेंस होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या होता है, एक तरीके से लीनियर सीक्वेंस होता है जिसमें एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ मतलब कंबाइन होता है और ये आपका बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। ऐसा स्ट्रक्चर एक्चुअली नेचुरल सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम लोग स्टडी करने के लिए इस चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है बेसिक जो बैकबोन एमिनो एसिड्स का होता है वो एक तरीके से एक कॉन्फॉर्मेशन अटेंड करता है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे, ठीक है, उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो थर्ड लेवल पे इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है स्ट्रक्चर की, उसको हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो लास्ट होता है, एक जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं कि टर्सरी स्ट्रक्चर में एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में दो पेप्टाइड्स या अधिक पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर हम लोग ये जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो एमआरएनए बना रहा है और एमआरएनए से अगर प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन ऐसा स्ट्रेट नहीं होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, वो उसका कॉन्फॉर्मेशन चेंज होने लगता है क्योंकि जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं, नेक्स्ट वाले अमीनो एसिड, ठीक है, वो इसके हिसाब से इसमें जो हिंड्रेंसेस वगैरह कॉज होता है, ठीक है, या बॉन्ड जो रोटेट करता है, तो इसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर अटेंड करता है, वेरियस सेकेंडरी स्ट्रक्चर अटेंड करता है। तो एनीवे प्राइमरी स्ट्रक्चर का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे मतलब होता है। तो इसमें बोलें कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है कि दो एमिनो एसिड, ठीक है, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं इस बॉन्ड के थ्रू, उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और एक किससे बनता है, एमिनो एसिड के बारे में हम लोग देख लिए थे। तो एमिनो एसिड के पास क्या था, एक कार्बोक्सिलिक एसिड था और दूसरा एमीन था। तो ये एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप एमीन ग्रुप से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ये देखेंगे कि एक तरीके से यह पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक की नोट दिया हुआ है कि डाई पेप्टाइड का मतलब होता है ना, डाई पेप्टाइड का मतलब होता है दो एमिनो एसिड। इसका मतलब ये नहीं होता है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड है, जैसा बाकी लोग कंफ्यूज जाते हैं कि डाई पेप्टाइड का मतलब दो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे डाई जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एमिनो एसिड का जो कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो डाई पेप्टाइड का मतलब दो एमिनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक लीनियर अगर चेन है उसके लिए होगा। अगर बोलेंगे कि एक ये सर्कुलर कोई है, मतलब पेप्टाइड है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड है, तो उसमें जो नंबर होगा ना वो उतना ही होगा। देखो यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन एन एमिनो एसिड इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ एमिनो एसिड इफ द पेप्टाइड इज लीनियर, बट इक्वल होगा अगर वो क्या है, साइक्लिक पेप्टाइड है। अगर हम ये बोलें कि जैसे ट्राई पेप्टाइड है, ठीक है, ट्राई पेप्टाइड में कितना बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड होगा, दो पेप्टाइड बॉन्ड होगा और 3 एमिनो एसिड होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये सर्कुलर फॉर्म में हो गया इस तरीके से, तो ये आप देखेंगे कि 3 एमिनो एसिड भी हैं
और 3 पेप्टाइड बॉन्ड भी हैं। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटापेप्टाइड, ये अगर लीनियर चेन में है तो आप क्या करिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड को जो आगे नंबर लिखा गया ना कि डाई पेप्टाइड ट्राई पेप्टाइड, उसमें से एक कम कर लीजिएगा। लेकिन जब सर्कुलर फॉर्म में होगा तो उतना ही होगा जितना कि अमीनो एसिड्स हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड का भी हम लोग देख लिए फॉर्मेशन कैसे होता है। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इस पर डिटेल हम लोग फोकस करेंगे जब सेकेंडरी कॉन्फॉर्मेशन अटेंड करता है तो इसका नेचर क्या होता है। बट हाँ, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, उसका जो नेचर होता है वो पार्शली डबल बॉन्ड वाला होता है। पार्शली डबल बॉन्ड का नेचर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक तरीके से देख लेते हैं कि एमिनो एसिड किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये देखिए रेड वाला दिखा रहा है एक एमिनो एसिड और ये ब्लैक वाला जो है वो दूसरा एमिनो एसिड है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, ये इसके NH3 से रिएक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल निकालता है और ये आपका बना देता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका ये जो नेचर है ना वो पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसा होगा। ये भी जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसका जो नेचर होगा वो पार्शली डबल बॉन्ड जैसा होगा। ये भी देखेंगे कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है तो ये पार्शली डबल बॉन्ड होगा। यानी कि एक एमिनो एसिड का जो COOH होता है, ऊपर यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, एक एमिनो एसिड का COO जो होता है NH3 से रिएक्ट करके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे एक तरीके से देखेंगे कि अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे ये अटेन करेगा, तो ये तो बहुत उतना ज़्यादा रोटेट नहीं कर पाता है, ये रोटेट कम करता है। ये वाला एंगल ज़्यादा रोटेट करता है और ये वाला एंगल रोटेट करता है, ठीक है। तो इसको आगे चल के हम लोग देखेंगे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में किस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर होता है। इसको जो होता है, ये जो होता है अल्फ़ा हो गया आपका सी अल्फ़ा, तो सी अल्फ़ा और सी के बीच में जो होता है वो साई बॉन्ड होता है और एन और सी अल्फ़ा के बीच में जो होता है वो आपका फाई बॉन्ड। इसको नेक्स्ट उसमें हम लोग देखेंगे। नेचर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो नेचर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो मैंने आपको बता ही दिया था कि अप्रॉक्स पार्शली डबल बॉन्ड जैसा करेक्टर होता है। यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं कि इन्होंने दिया है कि 40% अप्रॉक्सीमेट डबल बॉन्ड जैसा करेक्टर होता है, ठीक है। जैसे ये बोल रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 1.45 एंगस्ट्रॉम होती है और डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है 1.25 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड की जो लेंथ है ना वो आपकी कितनी है, 1.33। यानी कि यह तो ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, यानी कि एक तरीके से क्या है, एक तरीके ये आपका पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, ओके। और इसका जो एक तरीके से स्ट्रक्चर जो बनता है ये वाला, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये क्या करता है, एक तरीके से इसको रिजिड कर देता है। रिजिड का मतलब एक प्लेन में कर देता है इसको यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो है आपका क्या हो गया, एक तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड होने की वजह से आपका एक तरीके से ये रिजिड वाला एक तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये भी एक तरीके क्या है, ये जो होता है वो ये जो होता है वो रिजिड हो जाता है पेप्टाइड बॉन्ड होने की वजह से। ये भी आपका पेप्टाइड बॉन्ड होने की वजह से रिजिड हो जाता है। सिर्फ एक ये रोटेट करता है, देखेंगे 360 डिग्री रोटेट कर सकता है और ये भी एक तरीके से रोटेट कर सकता है 360 डिग्री। तो यही मैंने बोला था ना कि ये एटम क्या है, अल्फ़ा कार्बन है और ये क्या है, ये भी कार्बन है। तो अल्फ़ा कार्बन और कार्बन के बीच में जो एंगल होता है उसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं
और ये जो अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो एंगल जो रोटेशन होता है उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं दोनों को रामाचंद्र जी ने यूज़ किया था प्लॉट वो करने के लिए। एक और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ओमेगा, तो ओमेगा जो होता है बॉन्ड, ठीक है, रोटेशंस, वो एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। तो 3 प्रकार का रोटेशन हम लोग देखेंगे, साई, फाई एंड ओमेगा। इसको हम लोग डाईहेड्रल एंगल भी बोल सकते, डाईहेड्रल रोटेशंस भी बोलते हैं। डाईहेड्रल एंगल ये चीज़ बताया जाता है कि ये कितना रोटेट करेगा फिर। तो बेसिकली 3 होता है आपका, ओमेगा एंगल, ठीक है, फाई एंड साई एंगल। तो ओमेगा एंगल जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसके बीच में, सी अल्फ़ा नाइट्रोजन, और साई किसके बीच में, सी अल्फ़ा एंड सी, ठीक है। तो ये तीनों रोटेशंस होते हैं, और यही रोटेशंस बेसिकली डिजाइन करते हैं सेकेंडरी कॉन्फॉर्मेशंस को। तो यहाँ पे नेचर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाए कि अगर अभी हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं आया। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ कंबाइन होता है, और ये बनता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे देखो कैसे बना, एक ये जो अमीनो एसिड है इसका NH3 इस वाले के COOH से कंबाइन होकर ये पेप्टाइड बॉन्ड बना, ठीक है। इसमें देखेंगे ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, यहाँ पे एक ये पेप्टाइड बॉन्ड बना। तो हमने इसने क्या बताया कि ये एक तरीके से इसको हम कैसे पता किए कि इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्योंकि हमने ये देखा ना कि जो आपका एक सिंगल कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.45 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.25 होती है। ये तो फैक्ट है, लेकिन जब हमने पेप्टाइड बॉन्ड का जब लेंथ देखा तो ये कितना हो गया था, 1.33 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये ना तो डबल बॉन्ड जैसे है ना तो सिंगल बॉन्ड जैसा है, इन दोनों के बीच का है। तो इसको बोलते हैं कि ये पार्शली डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर है। और जो एंगल होते हैं डाईहेड्रल एंगल, ठीक है, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, एक तो ये हो गया, इसको ओमेगा बोलेंगे, इसको भी ओमेगा बोलेंगे। ये पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए पार्शियल रोटेशन शो करता है। और एक जो है ये है आपका जो 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, और एक ये है 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। तो ये जो होता है जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में होता है उसको फाई बोलते हैं, और कार्बन अल्फा और कार्बन के बीच में जो होता है उसको साई बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा रिजिडिटी ऑफ बैकबोन एंड रेजोनेंस और डाईहेड्रल एंगल्स, ठीक है। डाईहेड्रल एंगल 2 प्रकार का होता है, ओमेगा एंगल यानी पेप्टाइड बॉन्ड का, और फाई एंड साई एंगल। नेक्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो है डिटर्मिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन हम उसका एक तरीके से क्लीवेज करके देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं पेप्टाइड क्लीवेज में। तो सबसे ज़्यादा तो आपका एक पूछा जाता है ये सैंगर रीजेंट क्या होता है, मतलब सैंगर मेथड से जो क्लीवेज होता है। उसके बाद एडमान रीजेंट से भी क्लीवेज होता है, ठीक है। और आपका एक ये होता है सिक्वेंसर, जिसमें टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं फिनाइल थायोसाइनेट, ठीक है। और उसके बाद केमिकल क्लीवेज भी होता है, साइनोजन ब्रोमाइड, इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले सैंगर जी का देख लेते हैं कि सैंगर जी ने कौन सा केमिकल यूज़ किया था। तो सैंगर रिएजेंट जो होता है वो होता है आपका FDNB। इसको क्या बोलते हैं, 1 फ्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे देखिए लिखा गया। अच्छा, यही सैंगर भाई साहब एक दूसरा भी रिएजेंट डेवलप किए थे DNA को वो करने के लिए, सीक्वेंस करने के लिए, और उसका क्या नाम था, डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डाई डिऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डाई डिऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड, DD TNP बोल सकते हैं, ठीक है, डाई डिऑक्सी
डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। बेसिकली जो डिऑक्सी राइबोज होता है, डिऑक्सी राइबोज में जो राइबोज होता है उसके कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसको डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं। इन्होंने कार्बन नंबर 3 पे जो एक्सटेंशन के लिए यूज़ होता था उसका भी ऑक्सीजन निकाल दिया था, इसलिए इसको डाई डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एक तरीके से बोला गया। ये भी सेंगर एजेंट ही थे, सेंगर एजेंट ही है। तो बट प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए जो सेंगर एजेंट है वो FDN भी है, और DNA सीक्वेंसिंग के लिए क्या है, डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो ये बोल रहे हैं कि जो सेंगर एजेंट होता है, ठीक है, ये बाइंड करता है एन टर्मिनल एंड से, ठीक है, और फिर एक तरीके से क्या बनाता है, डाई नाइट्रोफेनिल एमिनो एसिड्स, डाई नाइट्रोफेनिल एमिनो एसिड्स। और फिर एक तरीके से ये क्या करता है ना कि जो एन टर्मिनल एंड है उसी को सिर्फ बता पाता है, बाकी रेस्ट ऑफ चीज़ों को नहीं बता पाता है। जैसे यहाँ पे देखो डाई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, 1,1,फ्लोरो-2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन जो है, ठीक है, ये जब बाइंड करता है इस एन टर्मिनल से, तो देखो ये एक एमिनो एसिड से तो बाइंड किया, लेकिन जब इसका हम लोग फ्रेगमेंटेशंस कराते हैं, ठीक है, तो वो सभी एक तरीके से एमिनो एसिड छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं। तो सिर्फ हम एक तरीके से जो एन टर्मिनल वाला होता है ना उसी को सिर्फ रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो सीक्वेंसिंग नहीं कर पाते हैं। हम ये बता सकते हैं ना कि जो एन टर्मिनल पे है, एन टर्मिनल पे कौन सा एमिनो एसिड है, ये इसके थ्रू बता सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ जो चीज़ों को है हम नहीं बता सकते। इसलिए थोड़ा सा मतलब ये अच्छा नहीं रहा टेक्निक, ठीक है, और उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। यहाँ पे देखेंगे कि सेंगर एजेंट हैज़ लिमिटेड यूज सिंस द पेप्टाइड चेन इज हाइड्रोलाइज टू एमिनो एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एमिनो एसिड हैं तो इसमें एक तो वो करेगा बट बाकी सब हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, तो फिर इसका सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा और हम सिर्फ एक ही चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एन टर्मिनल पे जो एमिनो एसिड है वो कौन सा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट थे एडमान, उन्होंने अपना एक रिएजेंट दिया जिसको बोला गया था फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, PTH, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। तो इनका ये जो था, देखिए ये भी एक तरीके से एन टर्मिनल पे ही बाइंड करता है, बट यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्रोटीन है उसके एन टर्मिनल पे बाइंड करने के बाद, ठीक है, इसकी जब लसिस होती थी तो ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोटीन फ्रेगमेंट हो गया, सिर्फ एन टर्मिनल ही बाहर निकलता था, ठीक है, और फिर उसको HPLC के थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। बाकी ये जो प्रोटीन बचा पेप्टाइड का उसमें से एक एन टर्मिनल वाला रिमूव हो गया। नाउ दिस प्रोटीन इज अगेन रेडी टू कंबाइन विथ अनदर रिएजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये सीक्वेंस में एन टर्मिनल से एक एक एमिनो एसिड्स को रिमूव करता जाता है, और जो कि हम लोग एक तरीके से HPLC के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से एडमान रिएजेंट जो है वो थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा फॉर सीक्वेंसिंग प्रोटीन। इसमें देखो ये यहाँ पे ये चीज़ लिखा है कि एडमान रिएजेंट हैव एन एडवांटेज सिंस पेप्टाइड कैन बी सीक्वेंसली डिग्रेडेड एंड लिबरेट एन टर्मिनल एमिनो एसिड वंस आफ्टर अनदर्स, ठीक है, एक एक करके एन टर्मिनल से एमिनो एसिड रिलीज होता है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक दो मेथड से पूछा जाता है, व्हाट इज सेंगर एजेंट, व्हाट इज एडमान रिएजेंट। सेंगर एजेंट में प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए पूछा जाएगा तो FDN भी बोलिएगा, अगर DNA के लिए पूछा जा रहा है तो आप लोग बोलेंगे कि वो जो होगा आपका डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होगा। एडमान रिएजेंट के लिए PTH याद रखिएगा, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, और ये ज़्यादा सक्सेसफुल है एज कम्पेयर टू सेंगर एजेंट। नेक्स्ट है आपका सिक्वेंसर। सिक्वेंसर में बेसिकली इन्हीं दोनों में से किसी को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो एक तरीके से सिक्वेंशियल डिग्रेडेशन हो और उसको HPLC के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला कि ये एडमान जो डिग्रेडेशन है इसको ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती है, मतलब एडमान रिएजेंट PTH, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, और जब एक एक एमिनो एसिड इस रीजन को कंटेन करके डिग्रेड होकर बाहर निकलेगा तो इसको हम लोग HPLC के थ्रू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। केमिकल क्लीवेज में ये बोल रहे हैं कि साइनोजन ब्रोमाइड होता है, ये भी एक तरीके से पॉलीप्लोटाइड को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, बट ये जो है ना आप सीक्वेंसिंग में यूज़ नहीं कर सकते। सीक्वेंसिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग में ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपका एडमान रिएजेंट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा एक देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं,
डिटरमाइन करने का मतलब दो हो गया, एक तो उसका सीक्वेंस पता करना, ठीक है, कि किस सीक्वेंस में है, मतलब ये वाला अमीनो एसिड ये इतने अमीनो एसिड हैं सब, जो ए बी सी डी ई एफ जी, तो दो पता करना होता है। पहले चीज़ कि इसमें कितने अमीनो एसिड हैं, कितने, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स, कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, ये पता करना। दूसरा इसका सीक्वेंस पता करना। तो पता करने में तो ये सभी टेक्निक यूज होगी, बट सीक्वेंस पता करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एडमॉन रिएजेंट। क्लियर। इसके अलावा जो क्लीवेज साइट है उसको भी रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग एंजाइमेटिक क्लीवेज भी कराते हैं। तो एंजाइमेटिक क्लीवेज में यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से एंजाइम बेसिकली कहाँ कहाँ पे कट करते हैं। जैसे ये देखो, जो पेप्सिन होता है, ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टिस, ये बेसिकली जो कट करते हैं। पेप्सिन ए कहाँ पे कट करेगा, देखो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है एक तरीके से, वो जो आर ग्रुप है ये का मतलब जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए, वो या तो पेप्सिन ए, टायरोसिन, फिनाइल एलनिन, ल्यूसिन अगर ये है तो उस पर एक्ट करेगा। अगर अर्जिनिन और लाइसिन है तो ट्रिप्सिन एक्ट करता है। काइमोट्रिप्सिन है तो ट्रिप्सिन्स, टायरोसिन, फिनाइल एलनिन, ल्यूसिन, मैथ्योनिन पे एक्ट करेगा। और इलास्टेज जो है एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरिन। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस एंजाइम से अगर हम किसी ये अमीनो एसिड को ट्रीट करा रहे हैं, ठीक है, पेप्सिन ए से, तो अगर हमको जो ये मिला तो इस साइड में जो मिलेगा हम बोलेंगे कि ये देखो क्या हो सकता है, टायरोसिन हो सकता है, या तो फिनाइल एलनिन हो सकता है, या ल्यूसिन, यही तीन हो सकता है। अगर टायरोसिन से हम ट्रीट करा रहे हैं तो अगर इस साइड में जो अमीनो एसिड मिल रहा है एंड, उसको हम बोल सकते हैं अर्जिनिन हो सकता है या लाइसिन हो सकता है। मतलब ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड पे ही जाके क्लीवेज करता है। दूसरा चीज़ है कि ये मतलब 80 टर्मिनल वाले को देखता है, मतलब लेफ्ट अमीनो एसिड को एक तरीके से बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट करेगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी, ये देखो जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसके राइट हैंड साइड वाला जो अमीनो एसिड है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए बेसिकली क्या करेगा, एलेनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, इस सेक्शन को ये रिकॉग्नाइज करता है। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी जो है अर्जिनिन और लाइसिन। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि इतने सारे जो पेप्टाइडेज एंजाइम है जो पेप्टाइड को क्लीव करते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि उसके जो नियर अबाउट जो अमीनो एसिड है वो कौन सा हो सकता है। तो ये ब्रेकेज जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है, स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड का। एनीवे, तो हम लोग अभी तक क्या देखे, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि जो आपका ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि पेप्टाइड बॉन्ड का जो नेचर है, ठीक है, वो क्या है और उसमें कौन कौन से डाइहेड्रल एंगल होते हैं। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से डाइहेड्रल एंगल होते हैं जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा कि अगर उसका हम लोग डिग्रेडेशन करा रहे हैं या ब्रेक डाउन करा रहे हैं, ठीक है, तो किससे करा सकते हैं। पेप्टाइड क्लीवेज को हम लोग सैंगर एजेंट से करा सकते हैं, एडमॉन एजेंट से करा सकते हैं, या सीक्वेंसर में बेसिकली एडमॉन एजेंट ही हम लोग यूज़ करते हैं, या केमिकल क्लीवेज साइनोजन ब्रोमाइड यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग एंजाइमेटिक क्लीवेज करा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर इतना ही है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली जो अराइज होता है वो, अभी हम लोगों ने ये जो यहाँ पे देखा था कि जो रोटेशन होता है, रोटेशन होने का मतलब ये जो बॉन्ड है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड तो थोड़ा कम रोटेट करेगा, बट ये 180 डिग्री रोटेट करेगा, ये भी 180 डिग्री रोटेट करेगा। और किसके बेसिस पे रोटेट करेगा। अच्छा, एक चीज़ में और था, सिस और ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड, सिस और ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे देखते हैं सिस और ट्रांस, सिस पेप्टाइड बॉन्ड और ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड। सिस पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं ना, ये जब पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो कार्बन का जो ऑक्सीजन है इधर है और नाइट्रोजन क्या है
नाइट्रोजन का हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो पोजीशन होती है कौन सी पोजीशन है, ट्रांस पोजीशन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो कार्बन का ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो ये कौन सा होगा, ये ट्रांस होगा, सॉरी ये मतलब एक ट्रांस पोजीशन होगी। अगर ये दोनों सेम साइज में होंगे, सेम साइड में होंगे, मतलब ये अगर नीचे रहता हाइड्रोजन तो ये ऑक्सीजन इधर होता, हाइड्रोजन इधर होगा, तो ये कौन सा पोजीशन होगा, ये सिस पोजीशन होगी। ठीक है, तो सिस पेप्टाइड बॉन्ड और ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड दोनों चीज़ होती है। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ बनाया था कि ये पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, अगर ये एक साइड में है तो इसको हम सिस बोलेंगे, और यह अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो ये ओवरऑल जो डाइहेड्रल एंगल्स होते हैं, ठीक है, ओमेगा और साई और फाई, ये रोटेट हो गए और एक सेकेंडरी कॉन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी कॉन्फॉर्मेशन या सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो कई प्रकार का होता है। मेजर जो हम लोग पढ़ते हैं वो अल्फा हेलिक्स पढ़ते हैं और बीटा शीट्स बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट। बट इसके अलावा बीटा टर्न, बीटा बैंड या हेयर पिन बैंड होता है, रैंडम कॉइल होती है। ठीक है, ये तो कॉमन स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अराइज क्यों होती है, डाइहेड्रल एंगल की वजह से। डाइहेड्रल एंगल या जो रोटेशन होता है, कौन कौन सा हो गया, एक तो इसमें ओमेगा हो गया, फाई हो गया और साई हो गया। ये पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से थोड़ा बहुत होता है। ये किसकी वजह से होता है, कार्बन अल्फा और नाइट्रोजन के बीच में, और ये किसके बीच में होता है, कार्बन अल्फा और कार्बन के बीच में। क्लियर। तो ये सेकेंडरी कॉन्फॉर्मेशंस को प्रेडिक्ट करने के लिए, सेकेंडरी कॉन्फॉर्मेशन को प्रेडिक्ट करने के लिए जो रामाचंद्रन जी ने है, रामाचंद्रन, इन्होंने ये सुझाव दिया कि भाई एक जो एमिनो एसिड है और दूसरा एमिनो एसिड जब आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो आर ग्रुप है वो कैसा है, ठीक है, वो रोटेशंस को अफेक्ट करता है। यानी कि वो जो डाइहेड्रल एंगल है ओमेगा, साई और फाई, इसको अफेक्ट करता है, और बेस्ड ऑन आर ग्रुप, ठीक है, रोटेशन कितना होगा ये उन्होंने बताया था। तो वो रामाचंद्रन प्लॉट में हम लोग देखते हैं कि कौन, मतलब साई कितना होगा और फाई कितना होगा, कितना रोटेट करेगा, और उसके बेसिस पे प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशन बनता है। ज़्यादातर केस में हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर होता है एक हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन होता है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। बीटा टर्न्स होता है, बीटा शीट्स, पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है, या मिक्स्ड होगा, रैंडम कॉइल होगा। और इसके अलावा कभी कभी एक अब ये नया कॉन्सेप्ट एक आ गया है, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये जो अल्फा हेलिक्स या बीटा जो सीट्स होते हैं, रैंडम कॉइल, वो कभी कभी क्या होता है ना कि एक तरीके से मोटिफ के जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, और वो एक तरीके से एक्टिव होता है। एक्टिव होने का मतलब हैव एबिलिटी टू इंटरेक्ट विथ डीएनए या समथिंग, मतलब अदर मॉलिक्यूल्स। तो वो जो स्पेसिफिक जो टर्न होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक तरीके से एक्टिविटी शो करने लगता है कि किसी अदर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करे, इसलिए इसको सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो है ही, बट अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी बहुत एक्टिविटी आ गई कि वो एक तरीके से इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, हालांकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक नहीं आता है। टर्सरी स्ट्रक्चर में हम लोग जो देखेंगे डोमेन होता है, वो एक्टिविटी शो करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी, बाकी सब सारी चीज़ें, इंटरेक्शन एबिलिटी। बट कभी कभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी ये देखने को मिल गया है कि ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग पढ़े ही होंगे हेलिक्स टर्न हेलिक्स डीएनए इंटरेक्शंस का जो मॉडल है। अब बेसिक हेलिक्स, लूप हेलिक्स, जिंक फिंगर भी आप लोग पढ़े होंगे, ल्यूसिन जिपर पढ़े होंगे, द कैल्शियम बाइंडिंग मोटिफ, द ग्रीक की मोटिफ्स, बीटा अल्फा बीटा मोटिफ्स और हेयर पिन मोटिफ। ये सब जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछा जाता है। इसको एक पूरा लेक्चर लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसको जो हम नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, इसमें आपको अपडेट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे आज, जनरल प्रॉपर्टी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, ठीक है, उसके बाद उसको कैसे हम सीक्वेंस कर सकते हैं या उसका जो सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये हम लोगों ने देखा सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और रामाचंद्रन प्लॉट भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
अब इसके बाद जो टर्सरी स्ट्रक्चर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद, वो हम लोग देख लेते हैं कि टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो कई प्रकार का हो सकता है, वो हम लोगों ने देख ही लिया। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगेन थर्ड लेवल पे जाता है, टर्सरी स्ट्रक्चर जो बनाता है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक ही पेप्टाइड जो होता है वो स्ट्रक्चर कंटेन कर सकता है बहुत सारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो एक ये पेप्टाइड है, ठीक है, इसने अल्फ़ा स्ट्रक्चर कंटेन किया, अल्फ़ा हेलिकल, फिर यहाँ पे गया और इस तरीके से यह बीटा सीट इसने बना लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये रैंडम कॉइल हो गया। फिर उसके बाद फिर अगेन ये एक तरीके से कॉन्फॉर्मेशन अटेंड कर लिया। तो ये तो है एक ही पेप्टाइड ना, यहाँ पे एन टर्मिनल है और यहाँ पे सी टर्मिनल। तो ये एक ही पेप्टाइड में आप बोल सकते हैं कि अल्फ़ा कॉन्फॉर्मेशंस भी है, ठीक है, बी स्टार सीट्स भी है, रैंडम कॉइल भी है और फिर अल्फ़ा भी है। यानी कि टर्सरी ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये आपका बन रहा है टर्सरी स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे सर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसमें सिंगल पेप्टाइड हम लोग बोलते हैं कि होगा, लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे पेप्टाइड हो सकते हैं, ठीक है। बाकी जो टर्सरी स्ट्रक्चर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बॉन्ड होते हैं, मतलब बॉन्ड मतलब एक तरीके से कोवैलेंट नॉन कोवैलेंट जो बॉन्ड होते हैं वही ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के लिए। प्लस टर्सरी स्ट्रक्चर में एक एडिशनल हम लोग देखते हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड भी एक तरीके से देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये बोल रहे हैं कि ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। तो 3 डायमेंशनल तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है, बट उसमें मोर देन 1 पेप्टाइड होते हैं, ठीक है। द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो होता है उसमें बोल रहे हैं कि हाइड्रोफोबिक जो साइड चेन होती है इनसाइड होती है, वाइल हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स होते हैं वो सरफेस पे होते हैं। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को ये मिलेगी कि ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर जब अटेन होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर अटेन किसकी वजह से होगा, मतलब बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही ना, जैसे मान लो अल्फ़ा हो गया, उसके बाद ये बीटा सीट्स हो गया, फिर अल्फ़ा हो गया, रैंडम कॉइल। तो अगर ये पूरा एक राउंड शेप में एक डोमेन टाइप से बना रहा है, तो इसमें जो एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, एमिनो एसिड जो हैं ये ब्रॉडली अगर देखेंगे तो एक तो होंगे नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब जो इंटरेक्ट वगैरह कुछ नहीं करते हैं, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक जो एमिनो एसिड होते हैं वो बीच में रहेंगे, कोर में रहेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर तो इसको लिक्विड मीडिया में रहना है ना, सराउंडिंग। तो लिक्विड मीडिया में अगर रहना है सराउंडिंग में, तो फिर क्या होगा, इसके सरफेस पे ऐसे प्रोटीन्स होंगे या ऐसे एमिनो एसिड्स होंगे दो जो सराउंडिंग से रिएक्ट कर सकें। तो इसके लिए फिर इसके पास क्या होगा, या तो निगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड होंगे या पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड होंगे, ठीक है। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि पोलर एमिनो एसिड होंगे, और पोलर एमिनो एसिड में भी जो चार्ज्ड हैं, यानी एक तरीके से हैविंग चार्ज, ठीक है, या आयनिक बोल सकते हैं, आयनिक एमिनो एसिड्स, वो यहाँ पे एक तरीके से होंगे। तो अब जब पोलर एमिनो एसिड्स का भी हम लोग देखेंगे तो 2 प्रकार के होंगे, एक तो चार्ज्ड वाले होंगे जिसके ऊपर चार्ज है, दूसरा नॉन चार्ज मतलब जिसके पास चार्ज नहीं होता है बट फिर भी ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से पोलर होते हैं। तो वो जो होते हैं वो बीच में भी हो सकते हैं और ऊपर भी हो सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से पोलर एमिनो एसिड हैविंग नो चार्ज कुड बी आइदर ऑन सरफेस और इनसाइड द प्रोटीन मॉलिक्यूल। बट ये जो है आपके चार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज मतलब एमिनो एसिड्स जो पोलर हैं, वो हमेशा सरफेस पे ही रहेंगे। यहाँ पे देखो ये बोला है कि बिसाइड द हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड भी इंट्रैक्शंस भी इसमें होने लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी होने लगता है, और वान डेर वाल्स फोर्सेस भी एक तरीके से पार्टिसिपेट करने लगते हैं। यानी कि अभी तक सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हम लोग देखेंगे कल, ठीक है। बट टर्सरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ जाता है, आयनिक इंट्रैक्शन भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी होने लगता है, और वान डेर वाल्स फोर्सेस भी अपना रोल प्ले करने लगते हैं, ठीक है। तो ये एडिशनल बॉन्ड एक तरीके से मिलकर और टर्सरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक नया वर्ड आता है डोमेन। व्हाट इज़ डोमेन? तो ये बोल रहे हैं कि डोमेन जो होता है ना, वो
रिप्रेजेंट करता है एक बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसी का एक एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है जो कि एक्टिविटी शो कर रहा हो फिर, ठीक है। द टर्म डोमेन इज यूज टू रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो एक जो पॉलीपेप्टाइड है जिसमें लगभग 200 अगर एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, तो उसमें 2 या ज़्यादा डोमेन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे आप देखिए कि ये जो इस तरीके से जो चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ये डोमेन बेसिकली बन रहा है, ठीक है, और एक ये डोमेन बन रहा है। तो बोल सकते हैं कि ये 2 डोमेन है, ये भी स्ट्रक्चर अलग है और फंक्शन भी अलग है। तो ये पेप्टाइड तो एक ही है ना, इसमें 2 पेप्टाइड नहीं, एक ही पेप्टाइड है, बट चूँकि अगर 200 एमिनो एसिड है तो 2 डोमेन या 3 डोमेन हो सकते हैं। ये एक्टिव होते हैं और इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है और फंक्शन भी होता है, मतलब स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो चीज़ है साइड चेन ओरिएंटेशन, ये तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, सिंपली लिखा हुआ है साइड चेन ओरिएंटेशन, चार्ज एंड पोलरिटी। तो ये बोला है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो इंटीरियर साइड में होते हैं प्रोटीन के, जैसे कि वैलिन, ल्यूसिन, आइसोलेसिन, मैथियोनिन, फिनाइलएलनिन। जो चार्ज पोलर रेसिड्यूज होते हैं वो सरफेस पे होते हैं, जैसे अर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। यही तो 4 होते हैं। मैंने क्या बताया था, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और हाल, हिस्टिडीन और अर्जिनिन और लाइसिन, इसके ऊपर क्या चार्ज होते हैं, पॉजिटिव। तो ये क्या होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड, ये क्या होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड। तो ये एक तरीके से कहाँ पे होंगे, ज़्यादातर ये सरफेस पे होंगे, और अनचार्ज हैं बट पोलर हैं तो वो इनसाइड रहेंगे। तो ये हम लोगों ने टर्सरी स्ट्रक्चर भी देखा, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेसिकली एक तरीके से जो एक मान लो कि ये पेप्टाइड है, ठीक है, और इसके साथ दूसरा भी ये एक तरीके से पेप्टाइड अपना स्ट्रक्चर कंबाइन करके और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर बना रहा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिराइव कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक तरीके से ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ये एक 4th स्टेज होती है प्रोटीन की जो सबसे कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये बोल रहे हैं ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब ज़्यादातर प्रोटीन की जो मेजॉरिटी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, लेकिन सम ऑफ द प्रोटीन हावर कंसिस्ट 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड कंटेन करता है, ठीक है, और वो प्रोटीन जो होते हैं एक तरीके से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर। तो जो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड है उसको हम लोग मोनोमर बोलते हैं, प्रोटोमर बोलते हैं, या सब यूनिट बोलते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड आप लोगों को ये चीज़ जानना चाहिए कि जो इंडिविजुअल, जैसे मान लो ब्लैक वाला मैंने दिखाया ना, तो ब्लैक वाला जो एक पेप्टाइड है उसको क्या बोलेंगे, वो इस प्रोटीन के लिए मोनोमर है या प्रोटोमर है या सब यूनिट है, ठीक है। तो अगर हम ये बोलें कि ये डाइमर है, ठीक है, तो डाइमर में कितना होगा, 2 पेप्टाइड होंगे, ठीक है, 2 पॉलीपेप्टाइड। अगर टेट्रामर बोल रहे हैं तो 4 पॉलीपेप्टाइड होगा। तो ये हम लोगों ने जनरली देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। अच्छा, एक यहाँ पे बताना भूल गया था मैं कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है उसका नॉमेनक्लेचर अगर बोलेंगे, ठीक है, तो ये जो एन टर्मिनल होता है ना, एन टर्मिनल, वो हम एन टर्मिनल जो होता है राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक्सटेंशन होता है वो सी पे होता है। तो सी वाला जो होता है ना कार्बोक्सिलिक एंड, वो राइट हैंड साइड हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा किसी पॉलीपेप्टाइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो एमीन जो होता है मतलब NH3+ लेफ्ट हैंड साइड, और COO- को राइट हैंड साइड में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो हम लोग देख लिए। अब ये हम लोग को देखना है कि जो बॉन्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं प्रोटीन में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए तो सिंपली हम लोगों ने देखा था कि पेप्टाइड बॉन्ड होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो था,
ठीक है, जिसमें अमीनो एसिड कंबाइन होते थे। इसको हम लोगों ने बोला कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है, जो कि पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्चुअली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये स्टडी पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या होता है, थोड़ी देखें कि ये अमीनो एसिड यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इस तरीके कुछ स्ट्रक्चर ये अटेन करता है। तो इनके बीच में क्या होता है ना, सेकेंडरी जब स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली स्टेबलाइज बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, बट जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर अटेन करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में तो ऑलमोस्ट लगभग कोवैलेंट और नॉन कोवैलेंट बॉन्ड दोनों होते हैं। तो देख लेते हैं कि एक जो फाइनल प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। तो पहला तो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड में एक आपका आ जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ जाएगा। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड किससे बनेगा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से। सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसी से डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है। कोवैलेंट बॉन्ड तो आप बता ही सकते हो, ठीक है। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जब रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये तो दो बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बैकबोन होता है एक तरीके से प्रोटीन स्ट्रक्चर का। डाइसल्फाइड बॉन्ड एक तरीके से जो सल्फाइड्रल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं, मेथियोनिन और सिस्टीन, दो चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखो बनाया भी गया है कि एक सिस्टीन का जो SH है दूसरे सिस्टीन के SS से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेगा। दूसरा है जो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। नॉन कोवैलेंट बॉन्ड में जो मेजर जो होता है जो स्टेबलाइज करता है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है, देखो जो अमीनो एसिड होता है उसमें एक नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप के पास जो ऑक्सीजन होता है, इसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरीके से होता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसको मोर स्टेबलाइज करता है। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी देखने को मिल सकता है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड में, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस का मतलब क्या हो गया, जो एक तरीके से नॉन पोलर जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, दो नॉन पोलर ग्रुप्स एक तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिपिड और लिपिड क्या होता है, अटैच हो जाता है एक दूसरे से। तो ये बोल सकते हैं एक तरीके से हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या अट्रैक्शन बोल सकते हैं करता है। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड में जैसा नाम है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर पास में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, एक तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। जैसे बोल सकते हैं कि अब निगेटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड निगेटिव चार्ज वाले के पास आएंगे तो बनेगा ही। पॉजिटिव वाले कौन कौन से हैं, अभी मैंने बोला था हाल, हिस्टीडीन, अर्जिनिन, लाइसिन। और निगेटिव वाले कौन से हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो देखो ये एस्पार्टेट है निगेटिव चार्ज और लाइसिन जो है पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक तरीके से आयनिक इंट्रैक्शंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा ही होगा। वंडर वॉल फोर्सेस। वंडर वॉल फोर्सेस को हम लोग एक तरीके से बोलते हैं कि जो एटॉमिक लेवल पे जो अट्रैक्शंस और रिपल्शंस होता है वो भी कहीं ना कहीं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें जैसे बोल सकते हैं जैसे एटम है, इसमें न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दूसरा एटम है उसमें भी मतलब न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बट एक जब पार्टिकुलर डिस्टेंस पे आ जाएंगे, देखो अट्रैक्शन कैसे होगा, ये है इससे अट्रैक्ट होगा लेकिन ये इससे रिपेल होगा। तो अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों चीज़ होती है, ठीक है। और वो एक स्टेज आने के बाद वो एक दूसरे से रिपल होने लगते हैं। आप लोगों ने इस तरीके का एक ग्राफ देखा होगा, ठीक है, अगर अट्रैक्शन की बात करें तो ये इस तरीके का आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वंडर वॉल डिस्टेंस। और ये जब वंडर वॉल डिस्टेंस तक आ जाती है तो वो एक तरीके से रिपेल होने लगती है एक दूसरे से, ठीक है, एटम। तो ये बहुत ही वीक फोर्स होता है बट स्टिल रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर को बनाने में, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो इतने प्रकार के बॉन्ड हम लोग देख सकते हैं कि प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। कौन कौन सा हो गया, पहले कोवैलेंट बॉन्ड।
कोवैलेंट बॉन्ड दो होगा, एक आपका पेप्टाइड बॉन्ड होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया और डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा जो कैटेगरी होगी नॉन कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें फर्स्ट आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और आपका वन डेर वाल्स फोर्सेस। तो ये इतना हम लोगों ने देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में कि आप प्रोटीन के जो वेरियस स्ट्रक्चर हैं उसको डिफ़ाइन करिए, तो आप इन सभी चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे ठीक से। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि जो अल्फ़ा हेलिक्स या बीटा शीट्स, रैंडम कॉयल, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसको बताइए, रामाचंद्रन प्लॉट को बताइए। तो ये जो चीज़ है ना वो काफ़ी लेंदी हो जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो सेकेंडरी कॉन्फॉर्मेशन होता है वो कौन कौन सा होता है और ये जो रामाचंद्रन प्लॉट है वो क्या है। ओके, थैंक यू।